हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम हिंदी पैडागॉजी हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट की आगामी परीक्षा के लिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए दोस्त, देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी के विषय में क्या सही है। हमें हिंदी के संबंध में क्या सही है उस विकल्प को देखना है। हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए डी विकल्प तो सही होगा नहीं कि इनमें से कोई नहीं, हमको सही विकल्प की ओर चलना है। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है। देखिए दोस्त, मातृभाषा क्या होता है कि जिसमें कोई भी बालक, ठीक है, सबसे पहले जिस भाषा को बालक सीखता है वो कहीं का भी हो, वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे एक आपके केरल के बालक के लिए जो उसकी मातृभाषा होगी, जो केरला में बोली जाने वाली भाषा होगी, वो होगी कन्नड़ होगी। मतलब केरला में आपकी क्या बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। तो केरला में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसकी मातृभाषा कन्नड़ होगी। कोई बच्चा अगर उत्तर प्रदेश में पैदा होता है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। कोई बच्चा अगर मुंबई में पैदा होता है तो उसकी मातृभाषा मुंबई की हो सकती है, मराठी हो सकती है। ठीक है, तो मातृभाषा बालक की पहली भाषा होती है, ठीक है, जिसमें वो सबसे पहले सीखता है। मातृभाषा से हमारा तात्पर्य कि जिस भाषा को बालक अपने माता से प्राप्त करता है, ठीक है, तो बालक की जो पहली भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा होती है। तो इस संबंध में देखिए ए विकल्प कैसे से होता है आपका संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत में तो कई जगह है, भारत का तो क्षेत्रफल इतना छोटा है नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसमें तरह तरह के क्या है, स्टेट हैं, तरह तरह के जगह हैं जहाँ पे तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ऐसे में संपूर्ण भारत की मातृभाषा हिंदी कैसे हो सकती है। गुजरात में जो बच्चा है उसकी मातृभाषा गुजराती होगी, यूपी के बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। तो ए कथन आपका गलत है। बी देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। देखिए दोस्त, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इतनी भाषाई विविधता है। तरह तरह के लोग हैं, जो कि आप दक्षिण में जाएंगे तो अलग भाषा है, आप उत्तर में आएंगे अलग भाषा है, पश्चिम में जाएंगे अलग भाषा है। बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। आपके पूरे भारत में समझ सकते हैं कि 650 बोलियां लगभग बोली जाती हैं, और ये 650 बोलियां कई भाषाओं से आपके निकली हुई हैं। तो समझ सकते हैं कि भाषाई रूप से भारत में अपने बहुत ज़्यादा विविधता है। तो इसलिए भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा कर देने पर अन्य भाषाओं का हम एक तरह से कह सकते हैं कि सम्मान नहीं कर पाते। तो अन्य भाषाओं के सम्मान को नज़र में रखते हुए और सभी के हित और विकास को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा हो। ए विकल्प आपका गलत है। देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। हमारे संविधान का जो भाग 17 है, ठीक है, भाग 17 में आप देखेंगे कि 343 फर्स्ट अनुच्छेद आपके 343 अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी के भारत की राजभाषा होने का उल्लेख किया गया। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपको ये भी ध्यान देना है कि भाग 17 अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी की राजभाषा होने से संबंधित हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, ये पूछ रहा है कि जो बच्चा डेली बातचीत करता है उसका भाषा सीखने में क्या महत्व है, सर्वाधिक क्या महत्व होता है बच्चे के भाषा सीखने में बातचीत का। ठीक है, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। देखिए, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत होता है। भाषा सीखने में बातचीत का ये महत्व नहीं होता कि समय व्यतीत करना तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। किसी भी कार्य का कोई उद्देश्य कभी ये हो सकता है कि केवल समय व्यतीत करना। जब भी कोई कार्य होता है, बातचीत हो या कुछ भी हो, तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर शिक्षक अपने क्लास में बच्चों के साथ बातचीत कर रहा है तो उसका ये उद्देश्य तो नहीं होगा कि बस बच्चों का समय व्यतीत हो सके, उसके माध्यम से कुछ जरूर शिक्षण कार्य कर रहा होगा, बच्चों का भला कर रहा होगा। तो समय व्यतीत करना तो कहीं के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे वो आप किसी अन्य जगहों पे हो। हमें टाइम वेस्ट करना, टाइम को अपने स्पेंड कर देना ना, ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के, ये आपका गलत बात है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं।
तो रस लेने के लिए बातचीत नहीं करते। बातचीत किस लिए शिक्षक करता है कि जिससे बच्चों की जो अभिव्यक्ति का जो उनके कौशल हैं, चाहे वो श्रवण कौशल हो, चाहे उनके बोलने के कौशल हों, ठीक है, इन कौशलों का विकास करने के लिए उनसे शिक्षक बातचीत करता है प्राथमिक स्तर पर। इसलिए बातचीत नहीं करता है कि कोई कहानी चुटकुला या कोई अपने चौराहे की घटना सिखा रहा है। शिक्षक और बच्चे दोनों एकदम ध्यानपूर्वक लगे हुए हैं, मजा ले रहे हैं। मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए नहीं होता है, बल्कि बातचीत इसलिए होता है कि उससे बच्चों का जो भाषाई कौशल है उसका प्रयोग, उसका विकास हो सके, बच्चे क्या कर सके, बच्चे भाषा को समझ पाए, भाषा को सीख सके। ये विकल्प आपका गलत है। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है कि विभिन्न, जहाँ भी बच्चा भाषा प्रयोग को सीखे किसी भी विकल्प में, ये आपका एक समझ सकते हैं कि ये जो भाषा प्रयोग है, ठीक, भाषा प्रयोग, इस शब्द को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये विकल्प में जहाँ भी होगा वही विकल्प आपका से होगा। बच्चा जहाँ प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रयोग सीखेगा उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक। तो बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बच्चे दूसरे के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। हाँ, बातचीत करके बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही भाषा का अर्जन करके भाषा सीखते हैं, ये बात आपकी गलत नहीं है। लेकिन बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। भाषा का प्रयोग करना कब सीखेंगे? जब बातचीत करके अनुकरण करेंगे तभी तो भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो ये जो आपका डी विकल्प है वो आपका सी में निहित है, मतलब सी में मिल जाता है। सी विकल्प जो है आपका वो डी को भी अपने अंदर मिला ले रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले बच्चा सुनेगा, अनुकरण करेगा, तभी तो वो सीखेगा भाषा को। तो आपका डी सी में है, तो आपका सी विकल्प सबसे सही, क्योंकि यहाँ केवल अनुकरण कर रहा है, लेकिन सी विकल्प में अनुकरण करने के बाद उसका प्रयोग भी कर रहा है। तो जब अनुकरण करना, किस लिए अनुकरण होता है? प्रयोग करने के लिए ही तो अनुकरण करने के बाद प्रयोग कर रहा है, तो आपका सी विकल्प सबसे अच्छा है। आइए हम चलेंगे अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं। आधारभूत कौशल मतलब ऐसे कौशल जिन्हें जानना बच्चे के लिए, जिनका आना अत्यधिक आवश्यक है, कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। आधारभूत को हम समझ सकते हैं कि बेसिक, ठीक है, बेसिक, या हम इसको फंडामेंटल कह सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल अर्थात ऐसे कौशल जो बच्चे को आनी चाहिए, कम से कम उसको उतना तो सीख ले, ठीक है, जो बेसिक हो उसके लिए, जो इसेंशियल हो, जो इम्पोर्टेंट हो। पहला कह रहा है कि लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। देखिए दोस्त, आधारभूत कौशल लिखना और बोलना, मतलब बच्चे को लिखना आ जाए और बोलना आ जाए। देखिए ये आधारभूत कौशल नहीं होता है कि बच्चे को, हाँ बोलना ठीक है, बोलना उसको आ जाए ये अच्छी बात है, लेकिन लिखना आ जाए ये आधारभूत कौशल नहीं है। लिखना आ जाए ये ठीक है, लेकिन ये आधारभूत कौशल नहीं है। आधारभूत कौशल होता है जो एकदम इम्पॉर्टेंट हो, कम से कम भाषा के लिए उतना तो आना ही चाहिए। तो लिखना और बोलना आपके आधारभूत कौशल नहीं है, अपितु ये कौन से कौशल हैं? ये आपके हैं अभिव्यक्तात्मक, ठीक है। ये कौन से कौशल हैं? ये आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, लिखना और बोलना है। इनके माध्यम से बच्चा क्या करता है? अपने भावों को लिख करके और बोल करके अभिव्यक्ति करता है, अपने अपने भाव को प्रकट करता है। तो लिखना और बोलना कौन से कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। आपसे सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन है? तो लिखना और बोलना आपके अभिव्यक्तात्मक। पढ़ना और लिखना, देखिए यहाँ पे पढ़ना जो है, ठीक है, ये आपका कैसा है? आपका ग्रम्यात्मक कौशल है, और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो ये विकल्प नहीं है, हमको आधारभूत कौशल चाहिए जो एकदम इसेंशियल हो, एकदम जरूरी हो, बेसिक हो बच्चे के लिए, ठीक है। सुनना और बोलना, ये देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। सुनना और बोलना, कम से कम जो बच्चा है वो दूसरों की बातों को सुन पाए और अपने बातों की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए, कम से कम इतना तो आ जाए। अगर ये नहीं आ रहा है, किसी को सुन करके बच्चा समझ नहीं पा रहा है और उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, तो फिर भाषा सीखने का क्या मतलब है? तो आपका जो बेसिक कौशल है, जो आपका आधारभूत कौशल है, वो क्या होता है? सुनना और बोलना होता है। और देखिए तो जब भी सुनना शब्द आए तो सुनने से आप ये अर्थ मत लगाइएगा कि बस बच्चा सुने। जैसे बच्चे को अगर आम कहा जा रहा है तो सुनने का मतलब ये नहीं कि बस वो आम सुन लिया, ठीक है। ये तो एक जानवर भी करता है। जानवर के सामने भी आप जाइए, गाय भैंस बकरी के सामने कोई भी शब्द बोलिए तो वो भी सुनेगा, लेकिन सुनने का ये अर्थ नहीं होता। सुनने का अर्थ है कि आम बोलने के बाद से, ठीक, बच्चा समझ जाए कि ये फल की बात हो रही है,
इसका स्वाद क्या होता है, खाने में कैसा होता है। ठीक है, सुनना बोलने के बाद से अगर सुनने की बात हो रही है तो वहाँ पे अगर किसी शब्द को बोला जा रहा है, उसका उच्चारण किया जा रहा है, तो उसका से बच्चा उसका अर्थ समझ पाए। ठीक है, सुनने का मतलब ये नहीं है कि बस कुछ भी बोला जा रहा है बच्चा सुन रहा है। सुनने का क्या है, आप हिंदी भाषी कक्षा में अरबी बोलिए, सुनने को तो भी बच्चा सुनेगा, लेकिन ये हमारा तात्पर्य नहीं। सुनने से तात्पर्य कि सुनने के बाद से उसके अर्थ का भी ग्रहण कर पाए। तो आपका सी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। डी देखिए, पढ़ना और सुनना। देखिए, पढ़ने और सुनने के माध्यम से बच्चा क्या करता है, पढ़ता है। ठीक है, ये आपका पढ़ रहा है, पढ़ने के माध्यम से क्या करता है, किसी विषय वस्तु को ग्रहण करता है। सुनने के माध्यम से भी क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसे कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको पढ़ करके ग्रहण कर लिया। ठीक है, समझ लिया। कोई समाचार टीवी पे आ रहा है तो उसको सुन करके ग्रहण लिया। तो आपके पढ़ना और सुनना कैसे कौशल होते हैं, ये आपके होते हैं ग्रहणयात्मक कौशल। ठीक है, आपके कैसे कौशल होते हैं, ग्रहणयात्मक। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपके होते हैं ग्रहणयात्मक कौशल। पढ़ना और सुनना आपके ग्रहणयात्मक कौशल होते हैं, और लिखना और बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आधारभूत कौशल पूछा ही गया। तो देखिए, आपका एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो गए। आप इन तीनों के उत्तर को ध्यान देंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगे, जैसे जो भाषा के कौशल हैं, भाषा का कौशल होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, और आपका एक क्या होता है, लिखना। ठीक, इसको सूबोपली से हम याद भी रखते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक क्रम में चलते हैं और एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। मतलब बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक क्रम में ही सीखेगा एक क्रम में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक क्रम में ही सीखे। क्यों जरूरी नहीं है, इसको समझिए। क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे की श्रवण शक्ति खराब है, ठीक है, उसके कान खराब है, वो नहीं सुन सकता है। उसके बस कान खराब है, बोलना तो खराब है नहीं, पढ़ना तो खराब है नहीं, लिखना तो खराब नहीं। तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, बस उसका क्या है, सुनने में बाधा है, लेकिन जब वो पढ़ेगा, ठीक है, अक्षरों को समझेगा, अन्य अन्य विधियों से, अन्य आजकल आप समझ ही रहे हैं कि कितनी विधियाँ विकसित हो गई हैं, वो पढ़ना लिखना तो सीख ही जाएगा। तो उसके माध्यम से वो बोलना भी सीख जाएगा। बस क्या है, वो सुन नहीं पाएगा। तो ये जो क्रम है, ये एक जो सूबोपली है, एक क्रम में चलता है। बच्चा इसी क्रम में सीखता है भाषा को। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि एक ही क्रम में सीखे। और ये क्यों नहीं आवश्यक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे के अंदर सारी क्षमताएं हों। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे का बोलने का वाद्य यंत्र खराब हो, उसकी जीभ कटी हुई हो, लेकिन और तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। किसी का कान खराब है, ठीक है, किसी के पास हाथ नहीं है तो लिखेगा नहीं, लेकिन पढ़ बोल सुन तो पाएगा। तो देखिए, एक सामान्य बच्चे के लिए एक क्रम में चलेगा, ठीक है, वो सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। लेकिन एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये आपके विकृत बच्चे के लिए, जो जिस बच्चे की कोई समस्या हो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधित, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए भी यही होगा। तो आपको क्या रखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। और क्यों एक क्रम में ही नहीं सीखे जाते, इसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया है। तो आपकी आधारभूत कौशल क्या है, आपका सुनना और बोलना। कम से कम बच्चा सुन पाए और बोल पाए। और सुनने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि बस शब्दों को सुन लिया, सुनने के बाद से उसका अर्थ भी समझ पाए। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर स को श कहती है, अक्सर स को श कहती है। भाषा शिक्षक के नाते आप क्या कहेंगे। मतलब एक बच्ची है जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती है, जिसका नाम सुनैना है। वो ये जो आपका दंत स है, ठीक है, दंत स को तालव्य श का उच्चारण करती है, ठीक है, स को श कहती है। तो आप एक शिक्षक के रूप में आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, आपका तर्क पूछ रहा है कि आप इसको किस रूप में देखेंगे। वह जब भी श को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। बी कह रहा है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि वो स को श कह रही है, तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। सी कह रहा है क्षेत्रीय प्रभाव, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। डी कह रहा है उसे श और श के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, ए कह रहा है जब भी वह श को श कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार जाए।
देखिए, जब भी भाषा संबंधी में उच्चारण संबंधी सुधार करना हो तो उसे टोका नहीं जाता है। जब भी उच्चारण संबंधी सुधार करना होता है, चाहे वो कोई छोटे क्लास का बच्चा हो चाहे हम बड़े हों, ठीक है, जब भी उच्चारण संबंधी सुधार करना होता है तो हम अनुकरण के माध्यम से अपने उच्चारण को सही कर लेते हैं। जैसे हमने किसी बात को अभी तक गलत कहते हुए आए हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे आदमी को उसी शब्द को सही रूप में उच्चारण करते हुए देखेंगे तो आप उसका अनुकरण करके जाएंगे, अरे अब तक तो मैं इस शब्द को ऐसे उच्चारण करता था लेकिन ये तो ऐसे उच्चारण होता है, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने, मेरे शिक्षक ने उच्चारण किया है तो ये इसका उच्चारण ये होगा। तो जब भी उच्चारण को सीखा जाता है तो उच्चारण हमेशा बच्चा ज़्यादातर अनुकरण करके सीखता है। आप फोनेटिक्स पढ़ करके, मतलब स्वर विज्ञान पढ़ करके कोई उच्चारण नहीं सीखेगा। उच्चारण के तंत्रियों को, अपने उच्चारण तंत्रियों को समझ पाएंगे, उच्चारण स्थानों को समझ पाएंगे, उच्चारण विज्ञान को समझ पाएंगे, लेकिन उच्चारण सीखना अर्जन से होता है, अनुकरण से होता है। जब भी कोई उच्चारण सीखता है तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। आप भाषा अधिगम के माध्यम से सीख लेंगे, आप सब कुछ, लेकिन जो उच्चारण है, जैसे आपने पढ़ लिया है, अंग्रेजी भाषा आप पढ़े होंगे, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में आप ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल पढ़ते हुए, या कुछ बच्चे एप्पल कहते हैं तो जब बड़ा होते हैं किसी को देखते हैं एप्पल कहते हुए तो एप्पल को एप्पल समझते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हमेशा जो उच्चारण होता है, उच्चारण संबंधी जो बाधाएं होती हैं वो अनुकरण के माध्यम से दूर होती हैं, ठीक है। दूसरे का बच्चा देखेगा फिर सोचेगा कि मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, ये क्यों ऐसे बोल रहा है, तो फिर जब वो दोनों में संबंध स्थापित करेगा कि कौन सा सही है तो स्वयं में सुधार कर लेगा, ठीक। तो उसको तुरंत टोकना नहीं है ताकि उसमें सुधार, बल्कि उसके सामने उसी शब्द को आप दोबारा बोलिए, सही रूप में बोल दीजिए। ऐसे मत बोलिएगा कि बच्चे को तुरंत बोल करके नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, इसका उच्चारण होता है। आप किसी वाक्य में उस शब्द का दूसरे तरह प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। उसी शब्द को आप किसी अपने अन्य बातों में उदाहरण देते हुए कि बच्चे को पता भी ना चले कि आप उसके गलत उच्चारण को देख करके आप इस शब्द का दोबारा प्रयोग करें, आप प्रयोग करें। तो बच्चा जब आपके इस शब्द को सुनेगा और अपने शब्द को सुनेगा तो उसमें संबंध स्थापित करेगा कि मैं तो ऐसे बोलता हूँ, मेरे सर जी हैं वो ऐसे बोलते हैं, तो उसमें संबंध स्थापित और सोचेगा तो अपने आप अपने उच्चारण में सुधार कर लेगा। बी कह रहा है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिए दोस्त, हमारे कक्षा में, हमारे शिक्षण प्रक्रिया में कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो बच्चा किसी को गाली दे रहा हो, चाहे वो बच्चा अकेले बैठा हो, चाहे वो बच्चा दूसरे से लड़ रहा हो, चाहे वो बच्चा घर जाने की जिद कर रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, यहाँ तक कि एक टेबल कोने में गिर जा रहा हो तो आपको उस पर ध्यान देना है। कक्षे की किसी भी प्रक्रिया को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उस कक्षे के जिम्मेदार कौन है, उस कक्षे के जिम्मेदार आप हैं। तो आपको कक्षा से संबंधित किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान ऐसा नहीं करना है कि उसको ध्यान दें। आप हर कक्षा के हर बात को ध्यान देंगे। दो बच्चे आपस में फुसुर फुसुर बात कर रहे हैं कोने में, आपको वो भी ध्यान देना है। कोई बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, आपको उसका भी ध्यान देना, आपको सब कुछ ध्यान देना है। जब भी ऐसा विकल्प आए कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो ये विकल्प आपका गलत होता है। जब भी आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं तो आप कक्षा से संबंधित हर बातों का ध्यान, हाँ, बच्चे के माता पिता के बारे में ध्यान नहीं देंगे उस समय, लेकिन जो उस समय कक्षा में बच्चा बैठा है उसके बारे में ध्यान देंगे। कक्षा के गतिविधियों से संबंधित जो सारी बातें चल रही हैं उन सभी बातों पे आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सी कह रहा है यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। देखिए, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है क्षेत्रीय प्रभाव ही होगा। जैसे बहुत से आप देखेंगे लोकल एरिया के जो बच्चे हैं, जो आपके गांव साइड के बच्चे हैं, वो मछली को क्या कहते हैं, वो मछली को मछली कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो घर पे अपने गांव में, बाजारों में मछली मछली शब्द सुनते हुए आ रहे हैं तो मछली कहते हैं मछली को। लेकिन जब वही बच्चा क्लास में आएगा या अन्य लोगों को देखेगा कि किसी बड़े आदमी को देखा, किसी अपने टीचर को देखा, किसी सज्जन व्यक्ति को देखा कि वो मछली के जगह पे मछली शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो सोचेगा कि मैं तो मछली कहता हूँ, ये मछली का प्रयोग कर रहा है, तो उसके अंदर इस चीज़ का सुधार आएगा। तो उसको आप क्या करेंगे, क्षेत्रीय प्रभाव होता है, इसलिए स्वयं को सुधार करें, पर्याप्त समय देंगे, बिल्कुल। और स्वयं से सुधार वो कैसे करेगा, इसी माध्यम से करेगा कि दूसरों का अनुकरण करेगा। क्योंकि ये जो मछली कहना सीखा वो भी वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखा। अब वो मछली कहना सीखेगा तो भी वो किसके माध्यम से सीखेगा, अनुकरण के ही माध्यम से सीखेगा। क्योंकि आप तुरंत उसको नहीं सही कर पाएंगे, वहाँ बच्चा तुरंत सही करने के लिए कहेंगे, टोकेंगे तो उसके कई सारे रीजन पूछ सकता है, ठीक है।
लेकिन जब वो खुद से कई जगहों पे सुनेगा तो उसको रियलाइज होगा कि अब तक मैंने गलत सीखा है, मुझे इसमें सुधार करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही है। डी कह रहा है उसे श और स के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चा उच्चारण स्थान क्या समझे, आप खुद पर इस विकल्प को अप्लाई करके देख लीजिए। आपने उच्चारण स्थान कब सीखा था? आपको, मुझे लगता है 12th तक तो आप इससे परिचित नहीं रहे होंगे। तो आप क्या प्राथमिक स्तर पर अपने बच्चे को परिचित कर देंगे? ये विकल्प आपका गलत है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा तालव्य क्या होता है, कंठ क्या होता है, ओष्ठ, दंत, ये सब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ये हमें उसको भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा देना है, हमें तो उसको नॉर्मली बोलने चालने में परिपक्व बनाना है कि वो भाषा के प्रयोग को सीख पाए। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही कि आप उसे क्या करेंगे, पर्याप्त समय देंगे, जिससे वो समाज में देखेगा कि अरे मैं गलत, वो एक समय आएगा जब वो रियलाइज कर लेगा कि मैं गलत अब तक कर रहा था, अब मुझे सही करना है। ठीक है, तो आपका सी विकल्प सही है। 5वें प्रश्न की ओर आइए। 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। मतलब बच्चे की, एक तरह से कह लीजिए कि जो सुनने की कुशलता है उसका विकास करने में सर्वाधिक सहायक क्या है। देखिए, ऊपर मैंने अभी कुछ देर पहले जब वो कौशल वाला प्रश्न था तो वहाँ पे बताया कि जब भी श्रवण, सुनने का बात आए तो यहाँ पे बस सुनने से बात नहीं थी, सुनने के बाद बच्चा अर्थ ग्रहण भी कर पाए। ठीक है, सुनने का मतलब कभी ये मत लगाइएगा कि जो हमारा बच्चा है वो बस सुन पाए। सुनने का क्या है, सुनने का तो बच्चा अरबी भी सुन सकता है, फारसी भी सुन सकता है, हिंदी का कक्षा, लेकिन क्या उसको समझ पाएगा? सुनने को तो सुन लेगा, लेकिन सुनने से हमारा तात्पर्य होता है कि श्रवण के बाद क्या हो, उसके अर्थ ग्रहण हो, सुनने के बाद उस बात को समझ तो पाए, उस शब्द को समझ तो पाए। तो ए विकल्प कह रहा है भाषा प्रयोगशाला, बी कह रहा है ऑडियो टेप, सी कह रहा है शब्दों का श्रुत लेख, डी कह रहा है परस्पर बातचीत। देखिए, भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला आपका क्या होता है, एक लैंग्वेज लैब होता है जिसमें बच्चों के चारों कौशलों का विकास किया जाता है। जो बच्चे अपने कौशल को विकसित करने में थोड़े कम सक्षम होते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं, उनको लैंग्वेज लैब में भेजा जाता है, भाषा प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जहाँ पे वो अपने क्या करते हैं, भाषा का विकास करते हैं। और ये जो भाषा प्रयोगशाला का संप्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे भारत में उतना पॉपुलर नहीं हुआ है भी उतने, ये आपके क्या पश्चिमी देशों में आप इसको ज़्यादा देखेंगे, भारत में ये नहीं है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे, जैसे आप इससे समझ सकते हैं कि ऐसे आपका रो बना होता है, यहाँ पे आपका कंप्यूटर रखा होता है, यहाँ पे आपका चेयर लगा होता है, और इस चेयर पे बच्चा बैठेगा, यहाँ बच्चा बैठेगा, और इस कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है। ठीक है, यही है भाषा प्रयोगशाला। ठीक, ऐसे चैम्बर बना हुआ है, इसमें इसके आगे चेयर लगे, यहाँ बच्चा बैठेगा और एक कंप्यूटर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर कई सारे होंगे, उनके माध्यम से भाषा को सीखेगा। ठीक है, ऑडियो टेप, ऑडियो टेप अब जान ही रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर चलाया जाएगा। शब्दों का श्रुत लेख, शब्दों का श्रुत लेख आप जान ही रहे हैं कि आप बोलेंगे एक शिक्षक के रूप में और बच्चा अपने कॉपी पे लिखेगा। परस्पर बातचीत, आप ही जान ही रहे हैं कि इंटरेक्शन होगा, बच्चे आपस में बातचीत करेंगे। तो देखिए, श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक सहायक है। तो देखिए, भाषा प्रयोगशाला सहायक होता है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा के चारों कौशलों का विकास होता है। ठीक है, एक एक अच्छी युक्ति है, आप इसको नकार नहीं सकते। लेकिन पूछा है सर्वाधिक सहायक, तो हमें जो सबसे अच्छा होगा वो ढूंढना है। ऑडियो टेप, देखिए ऑडियो टेप के माध्यम से बच्चे की श्रवण योग्यता का विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ चला दिया, बस बच्चा सुन ही रहा है, उसका अर्थ ग्रहण वो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। ऑडियो टेप में अर्थ ग्रहण क्या करेगा, बस वो सुन रहा है, और ऑडियो टेप में बच्चा एक्टिव भी नहीं होगा। तो बच्चा जहाँ सक्रिय हो वो भी हमको ध्यान में लेके चलना है। शब्दों का श्रुत लेख, यहाँ पे आप शब्द बोल रहे हैं, बच्चा लिख ले रहा है। आपने जैसे कहा आम खाना चाहिए, बच्चा लिख लिया आम खाना चाहिए। ना बच्चे को आम शब्द का अर्थ पता है, ना खाने का अर्थ पता है, ना चाहिए का अर्थ पता है, तो फिर क्या मतलब हुआ आपके श्रुत लेख का? और यहाँ बच्चा सक्रिय भी नहीं होगा। परस्पर बातचीत, ये आपका बिल्कुल सही है। जब बच्चा फील्ड में जाएगा, खेल मैदान में जाएगा, अपने साथी सहपाठियों के साथ कोई खेल खेलेगा और उसमें बातचीत करेगा, तो बातचीत से उसकी श्रवण योग्यता का बिल्कुल विकास होगा, उसके श्रवण कौशल का बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि वहाँ वो बातचीत करेगा, सक्रिय रहेगा, और बच्चा जहाँ सक्रिय रहेगा वहाँ सबसे ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, तो परस्पर बातचीत में बच्चा सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, और ये आपका जो डी विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमें बच्चे के सक्रियता को भी ध्यान में रखना है, और बच्चा श्रवण के बाद अर्थ ग्रहण कर पाए ये भी ध्यान में रखना है। तो आपका इस दृष्टिकोण से अर्थ ग्रहण और सक्रियता को ध्यान में रखकर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं।
लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्त, जब भी प्रश्न में कम महत्वपूर्ण, कम शब्द आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से उत्तर देना है, क्योंकि हमारा ये अंदर जो एक आदत होती है, जो हमारे आदत का निर्माण हो गया होता है स्वयं में, वो ये हो गया होता है कि हमें हमेशा अच्छे विकल्प ढूंढने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब हमसे नकारात्मक पूछ लेता है तो वहाँ पे हम अच्छे ढूंढने की आदत है तो हम गलत, वहाँ नकारात्मक वाले में गलती कर बैठते हैं। तो जब भी कम या नहीं दिखे विकल्प में, तो आपको बहुत ही सावधान हो जाना है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर देना है, ठीक है, तुरंत इधर उधर ध्यान हो तो तुरंत उसको कंसंट्रेट करना है। कह रहा है आंखों देखी घटनाओं को लिखना, प्रतिलिपि अधूरी कहानी को करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। देखिए, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, जैसे लेखन कुशलता, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोई घटना बच्चा देखा है तो उसको लिखने में वो क्या होगा, एक्टिव होगा, क्योंकि वो उसको देख कर क्या है, तो यहाँ पे उसकी लेखन कुशलता का विकास होगा। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब होता है कि देख के हूबहू उतार देना, नकल लिखना। तो ये आप समझ सकते हैं आपका बिल्कुल ही नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक तो सक्रिय नहीं होगा, ठीक, प्रतिलिपि लिखने में बच्चा सक्रिय नहीं होगा, उसको ऊब सा महसूस होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ना उसमें बच्चा स्वयं के मन से कॉमा लगाएगा, ना मात्रा लगाएगा, ना कुछ लगाएगा, बस देख के वैसे का वैसे उतार दे रहा है। लेकिन आंखों देखी घटनाओं को लिखेगा तो वहाँ पे अगर किसी शब्द को लिखना होगा तो बच्चा स्वयं से लिखेगा, उसमें उसके कॉन्फिडेंस का विकास होगा, उसमें उसके मात्रा शक्ति का विकास होगा, उसमें उसके अभिव्यक्तात्मक कौशल का विकास होगा। लेकिन प्रतिलिपि में क्या विकास है, देखा लिख दिया, मात्रा जैसे का जैसा लगा है वैसा लिख दिया। लेकिन जब स्वयं की घटनाओं को, देखी हुई घटनाओं को लिखेगा तो वहाँ पे वो जो भी शब्द लिखेगा, जो भी वाक्य लिखेगा, वो खुद से लिखेगा। तो यहाँ पे वो सक्रिय होगा और उसके लेखन कुशलता के साथ साथ और भी संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके कल्पना शक्ति का विकास होगा, उसके सृजनात्मकता का विकास होगा, उसके चिंतन शक्ति का विकास होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ए विकल्प है आपका सही है, बी आपका गलत है, और कम महत्वपूर्ण पूछा है तो आपका बी सही उत्तर हो जाता है। लेकिन सी और डी भी देखिए क्या कह रहा है, अधूरी कहानी को पूरा करना। जैसे कोई कहानी है वो आधा अधूरी आपने उसको बता दिया, अब कह दिया कि तुम अपने आप से सोच के बताओ कि इसका अंत क्या हो सकता है। तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा, कल्पना करेगा। और कल्पना शक्ति आप जाने रहे कि हमें बच्चे की कल्पना शक्ति को, मौलिकता को, सृजनात्मकता को, सबको क्या करना है, पोषित करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सही है कि वहाँ पे वो खुद से पूरा करेगा। तो यहाँ भी वो सारे शब्द खुद से लिखेगा, मात्रा का विकास होगा, शब्द वाक्य खुद से लिखेगा तो उसमें उसके विराम चिन्हों का भी विकास होगा, ठीक है, लेखन कुशलता का विकास होगा। लेकिन प्रतिलिपि में क्या था आपका, देखा लिख दिया, देखा लिख दिया, ना खुद से मात्रा का प्रयोग किया, ना खुद से विराम चिन्हों का प्रयोग किया, कुछ नहीं, बस जो जैसे था वैसे देख के लिख दिया। डी कह रहा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। ये भी देखिए, एक कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। देखिए दोस्त, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, सृजनात्मक। देखिए डी कह रहा है, एक आपका देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिलिपि लिखना। प्रतिलिपि में भी कहानी कविता हो सकती है, ठीक है, प्रतिलिपि में भी आपकी कहानी कविता हो सकती है। और डी में कह रहा है कि कविता कहानी आदि का सृजनात्मक लेखन। यहाँ पे लेकिन वो क्या कर रहा है, सृजनात्मक रूप से लिख रहा है, ठीक है, अपने क्या कर रहा है, अपने खुद से विचार करके लिख रहा है। लेकिन प्रतिलिपि में क्या था, बस देख के लिखना। लेकिन यहाँ पे देखने के बाद उसने कुछ चिंतन किया, कुछ सोचा, वो खुद से लिख रहा है। तो वहाँ पे भी आपका क्या है, मात्राओं का भी विकास होगा, विराम चिन्हों का भी विकास होगा, ठीक है, उसके पूरे लेखन कौशल का विकास होगा। लेकिन प्रतिलिपि में आपका क्या था, देखा लिख दिया, देखा लिख दिया। तो प्रतिलिपि यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, मतलब जो आपके लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनका कम हो जाना, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या। देखिए दोस्त, भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का भी आपके विद्यालय में अभाव होता है। उतनी पूर्ति हमारी सरकार अभी नहीं कर रही है जितना कि एक शिक्षक को चाहिए। शुद्ध उच्चारण की समस्या, बिल्कुल ये बात आपका सही है कि जो बच्चा है उसको उच्चारण की भी समस्या होती है। इवन बच्चा ही नहीं, अभी तो पूरे समाज में भाषा संबंधी उच्चारण की समस्या बनी हुई है, ठीक है। आप बच्चे को स्कूल में सिखा के भेजते हैं कि ये शब्द कहना है, लेकिन बच्चे के घर पे माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ पे उसी शब्द को गलत रूप से बोल देते हैं। तो उच्चार संबंधी भी समस्या आपकी बनी हुई है। शुद्ध लेखन की समस्या, ये तो जीवन पर्यंत बनी रहती है, ठीक है। तो आपका जो उपयुक्त सभी है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
डी आपका सही होगा। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं, मतलब जो आपकी भाषा है उसके अन्य विषयों से संबंधित क्या कार्य है, वो अन्य विषयों में किस रूप से सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अन्य विषयों में भी वो किस रूप से क्या सहायता प्रदान करती है, अन्य विषयों के साथ वो किस रूप से संबंधित है। पहला विकल्प कह रहा है कि अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, बी कह रहा है अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम। पहला विकल्प देखिए, आपने विज्ञान पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जब भी विज्ञान पढ़ा होगा तो किस भाषा में रहा होगा, या तो आपने विज्ञान को हिंदी में पढ़ा हो, ठीक, या तो आप विज्ञान को इंग्लिश में पढ़े होंगे, या तो आप गुजरात से हैं गुजराती में पढ़ सकते हैं, कनाडा से हैं कन्नड़ में पढ़ सकते हैं। आप जहाँ के भी होंगे इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने अपने भाषा में विज्ञान को पढ़ा होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो आपको साइंस पढ़ाई गई होगी वो आपके अपने भाषा में पढ़ाई हो गई होगी। तो भाषा क्या करती है, विज्ञान विषय का कोई भाषा है क्या, या तो हिंदी में पढ़ाई जाती है या तो अंग्रेजी में, वो किसी भी भाषा में पढ़ाई जा सकती है। भाषा का, इतिहास का, भूगोल का, किसी भी विषय का कोई भाषा हो, कोई अपना खुद का भाषा होता है क्या, नहीं, कोई भी विषय हो उसके अन्य भाषा के माध्यम से ही उसका अधिगम करवाया जाता है। तो अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम क्या होती है, भाषा होती है। बात बिल्कुल सही। आप विज्ञान पढ़ाने जाते हैं उसको हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही। अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, तो देखिए जब अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है तो प्रस्तुतिकरण क्या आप हिंदी भाषी कक्षा में क्या बोलते हैं तमिल बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप शिक्षण हिंदी में करेंगे तो आप प्रस्तुतिकरण भी हिंदी में करेंगे, स्वाभाविक है। तो आपका ए और दो दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, जो भाषा होती है इसे ही भाषा का क्या कहते हैं, इसे ही आप एक तरह से देख सकते हैं कि भाषा का एक समग्र रूप है। ठीक है, कि जो आपकी हिंदी भाषा है वो विज्ञान पढ़ने में भी सहायता कर रही है, इतिहास पढ़ने में भी सहायता कर रही है, भूगोल में भी सहायता कर रही है। ठीक है, तो आपका दोनों विकल्प यहाँ पे सही है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध। देखिए दोस्त, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। लिपि का हमारा तात्पर्य होता है कि भाषा लिखने के लिए जो हमारे चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि चलता है हिंदी भाषा में, तो आपको यहाँ पे जो आपके स्वर हैं, ठीक है, स्वर से हमारा तात्पर्य जो आपके ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों को एक रूप प्रदान करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ध्वनि निकाली ए, ध्वनि निकाली ए, तो ए को लिखने के लिए हमने इस वर्ण को लिखा, तो ये वर्ण क्या है, ये आपके लिपि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी को हम लिपि कहते हैं कि जो भाषा के जो उच्चारण ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जो उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ किसी भाषा की, उनको लिपि क्या करती है, स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। पहले तो ये देखिए कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है क्या, इस पर विचार करेंगे। ठीक है, फिर इस कथन पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। तो पहला विकल्प दिया है, यह बिल्कुल संभव नहीं, बहुत हद तक संभव है। ठीक है, आइए देखते हैं, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। देखते हैं, देखिए दोस्त, मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा राम। ठीक, एक किस लिपि में लिखा गया है, ये लिखा गया है देवनागरी लिपि में। ठीक है, अब मैंने लिखा राम। ठीक है, ये आपका किस लिपि में लिखा गया, आपके रोमन में लिखा गया। तो ये जो कोई भी भाषा है, आपकी क्या भाषा, हिंदी भाषा है जो कि देवनागरी में लिखी गई। अब इसी हिंदी भाषा को हमने किसने लिख दिया, रोमन में लिख दिया। तो आपका ये बात सही है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाती है। जैसे आप अपने नाम का ही देखिए प्रयोग, हिंदी में जब लिखते हैं तो आप अपने नाम का, आपका जो भी नाम हो, राज कपूर नाम है, मनीष नाम है, महबूब नाम है, कुछ भी आपका नाम हो, तो उस नाम को आप क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। लेकिन उसी नाम को जब आप अंग्रेजी के पेपर में लिखते हैं या कहीं अंग्रेजी में लिखना होता है इंटरनेट पे, तो उसी नाम को आप रोमन में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी के लिपि में लिखते हैं। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बात आपका पूर्णतः सही होता है। आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि देवनागरी में लिखा, फिर मैंने अंग्रेजी की लिपि में लिख दिया। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल संभव नहीं, ये आपका गलत है। यह संभव है, यह बहुत हद तक संभव है। बिल्कुल सही बात है कि ये आपका बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे
हमारे हिंदी में ए, ठीक है, और अंग्रेजी में इसी ए को ए कर दिए। दोनों सेम चीज़ें हैं, बस लिपि बदल गई, ठीक है। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। करेक्ट दोस्त, ये बात सही है। लेकिन इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ये बात सही है या गलत? लेकिन अब आपका उत्तर क्या देंगे कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ये कोई बात हुआ? इसका कोई सेंस निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है? ये निरर्थक है। इस क्वेश्चन के लिए ये उत्तर निरर्थक है, ठीक है। ये बात सही है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा लिपिबद्ध है, ठीक है। भाषा, हर भाषा की लिपि होती है, भाषा एक लिपिबद्ध प्रक्रिया होती है, लेकिन हर भाषा की अपनी लिपि होती है, बात सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो आप इसका उत्तर ये नहीं देंगे कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है, इसका उत्तर ये देंगे कि हाँ, यह बात स्वाभाविक है, संभव है, हम लिख सकते हैं। चौथा कह रहा है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। देखिए दोस्त, ये प्रश्न सीटेट पूछते आ रहा है, कथन के माध्यम से भी आपसे पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है। अभी तो पूछा नहीं, लेकिन पूछ सकता है। कथन दे देगा, कारण दे देगा कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध होता है, फिर कारण दे देगा, पूछ लेगा। तो ये आपका बात गलत है। देखिए, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि के बीच संबंध होता है, लेकिन कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। संबंध होता है, लेकिन कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। आपकी हिंदी भाषा अंग्रेजी की लिपि में लिखी जा सकती है, अंग्रेजी की भाषा हिंदी की लिपि में लिखी जा सकती है। तो सीधा संबंध नहीं होता है, ठीक है। संबंध होता है, सीधा संबंध नहीं होता है, निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक है। ये सब बातें जो लिपि से संबंधित है, मैं जो नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें बाकायदा लिखा हुआ हूँ। जब नोट्स आपका उपलब्ध हो जाएगा तो आप उसमें देखेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है कि बिना प्रयास किए, ठीक है, बिना प्रयास किए किसी भाषा को सीख लेना। बिना प्रयास के हमारा क्या तात्पर्य है कि अब देखिए, आप अंग्रेजी भाषा सीखे होंगे तो आप उसके लिए प्रयास किए होंगे, ग्रामर की किताब लाए होंगे, ग्रामर के रूल सीखे होंगे, क्लास किए होंगे, यूट्यूब से सीखे होंगे, ठीक है, तो आप प्रयास किए। लेकिन आपने क्या हिंदी सीखने के लिए कभी प्रयास किया? आप पैदा हुए, अपने घर के आसपास के माहौल के साथ इंटरेक्शन हुआ आपका और आप हिंदी भाषा सीख गए। तो इसी को क्या कहते हैं? भाषा अर्जित करना। ये क्या होती है? ये अप्रयासपूर्ण होती है और ये अचेतन होती है। अचेतन से हमारा तात्पर्य कि सब अनकॉन्शियस होती है, ठीक है, कि इसको आप प्रयासपूर्ण प्रक्रिया भाषा का अर्जन नहीं है। भाषा का अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। और भाषा का जो अधिगम होता है इसका ठीक उल्टा होता है, वो प्रयासपूर्ण होता है। आपने अंग्रेजी सीखा, आपने भाषा का अधिगम किया, लेकिन आपने हिंदी सीखा है तो ये आपने भाषा का अधिगम नहीं किया, आपने अर्जन कर लिया। क्योंकि जो भाषा बालक या कोई व्यक्ति अपने परिवेश से सीखता है उसे ही भाषा का अर्जन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला विकल्प है भाषा कक्षा का, दूसरा विकल्प है भाषा प्रयोगशाला का, तीसरा विकल्प है पाठ्य पुस्तक का, चौथा विकल्प है समाज का। देखिए, भाषा कक्षा का, जब बच्चा कक्षा में आता है, आपका मान लीजिए 10 बजे से 4 बजे तक बच्चा आपका कक्षा में आ रहा है, तो वहाँ पे वो भाषा का अर्जन करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक महत्व पूछा है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में देंगे। भाषा का अर्जन कक्षा में भी होता है, लेकिन कक्षा में भाषा के अर्जन से ज़्यादा क्या होता है? भाषा का अधिगम होता है, ठीक है। क्योंकि आप उसे वहाँ द्वितीय भाषा सिखा रहे होते हैं। आप उसे या तो हिंदी भाषी है तो अंग्रेजी सीख रहा होगा, या कोई अन्य भाषा सीख रहा होगा, द्वितीय भाषा सीख रहा है। क्योंकि वहाँ कक्षा में किस लिए जा रहा है? प्रयासपूर्ण तरीके से जा रहा है, वहाँ प्रयास करने जा रहा है, वो सीखने जा रहा है, खुद से चाह करके जा रहा है, ठीक है, कॉन्शियसली जा रहा है, चेतन मन से जा रहा है। लेकिन जब भाषा का अर्जन होता है, जैसे आप चलते हुए सड़क पे पत्थर से लड़ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि पत्थर है सामने, ऐसे भाषा का अर्जन होता है। बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि कब उसने भाषा को सीख लिया, ठीक है, वो समाज से अंतःक्रिया करके भाषा सीख जाता है। तो जो भाषा कक्षा है वहाँ पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा अधिगम होता है। अर्जन भी होता है, लेकिन अर्जन से कहीं ज़्यादा अधिगम होता है, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला का, तो देखिए दोस्त, प्रयोगशाला मैं ऊपर समझा चुका हूँ कि भाषा का प्रयोगशाला क्या होता है। इसमें बच्चे कंप्यूटर पर आधुनिक विधि के माध्यम से भाषा के चारों कौशलों का विकास करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाषा का अर्जन नहीं होता है। प्रयोगशाला में पहुँचने से पहले ही भाषा का अर्जन बच्चा कर चुका होता है, ठीक है। 0 to 6 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल
आपका पूर्व बाल्यकाल जो होता है, ठीक है, उसमें ही क्या होता है, बच्चा अपने भाषा का जो अर्जन है वो काफ़ी हद तक कर चुका होता है। अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा भाषा का अर्जन काफ़ी हद तक कर चुका होता है, और प्रयोगशाला में तो 6 साल के बाद ही जाएगा। इससे नीचे तो आपका बहुत ही कम संभावना है, क्योंकि 3 साल पे तो आपका वो स्कूल आना शुरू करता है। ठीक, तो भाषा प्रयोगशाला गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक का देखिए, जब अर्जन करना है पाठ्य पुस्तक से भी क्या होगा, अधिगम होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगा, क्योंकि वो अपने चेतन मन से जानबूझ करके प्रयास करके पाठ्य पुस्तक पढ़ करके भाषा सीख रहा है, तो अर्जन यहाँ पर नहीं होगा। और सर्वाधिक महत्व पूछा है तो आपका बच रहा है समाज। तो देखिए समाज में क्या हो रहा है कि बच्चा पैदा हुआ, समाज का देखिए मतलब क्या होता है, समाज का मतलब कोई भी व्यक्ति का समूह, ठीक है, जब भी 1 से 2 व्यक्ति हुए, ठीक है, तो समाज का वही निर्माण हो जाता है। ठीक, तो बच्चे के लिए उसका समाज क्या है, उसका समाज उसका घर है। वो पैदा होते ही भाषा का अर्जन शुरू कर देता है अपने घर परिवार से। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्व किसका होता है भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में, समाज का। ठीक है, आइए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि अनिश्चित शब्द में, यहाँ देखिए शब्दों नहीं दोस्त, यहाँ शब्द होगा, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ये हमारे लास्ट क्लास में क्वेश्चन छूट गया था, और छूट किस वजह से गया था, क्योंकि इसको मैंने गलतीवश ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो ये क्वेश्चन छूट गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया और इसीलिए इसको मैंने रेड कलर से किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है हमारा, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। देखिए प्रत्यय क्या होता है कि वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है, किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उसके रूप को बदल देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है कि कौन सा प्रत्यय आ सकता है, मतलब कौन सा प्रत्यय जुड़ सकता है। पहला दिया हुआ है ति, दूसरा दिया है ती, तीसरा हुआ ता, चौथा हुआ है ते। देखिए दोस्त, प्रत्यय जब आपको कौन सा प्रत्यय आ सकता है ये देखना हो तो आप प्रत्यय का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, प्रयोग करके देखिए, अनिश्चित ति, मैंने पहला वाला प्रयोग किया यहाँ पे, दूसरा वाला प्रयोग कीजिए, अनिश्चित ति, तीसरा वाला प्रयोग कीजिए, अनिश्चितता, चौथा प्रयोग करके देख लीजिए, अनिश्चित। अब देखिए दोस्त कौन सा अर्थ दे रहा है, कौन सा शब्द इसमें ऐसा बना प्रत्यय, मैंने 4 प्रत्ययों को हमने जोड़ लिया है। अब देखते हैं कि किसमें से सार्थक अर्थ निकला है। अनिश्चित, ये कोई शब्द है, आपने कभी सुना, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, गलत हो गया। अनिश्चित, ये भी आपने कभी सुना, इसका कोई अर्थ है, गलत हो गया। अनिश्चितता, देखिए अनिश्चितता शब्द को आपने बार बार सुना होगा, ठीक है, तो आपका ए ता वाला से अनिश्चित, ये भी आपका गलत है, तो आपका जो ता वाला है कहाँ पे है, देखिए सी विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्त, हमारा यहाँ पे सेशन जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। कल हमारा फिर हम किसी इंग्लिश अथवा किसी अन्य विषय के साथ, हो सकता है बाल विकास के साथ मिले। हम ऐसे ही अपने प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, एक एक दिन करके एक एक विषय को पढ़ते रहेंगे और अपने प्रयास को करते रहेंगे, क्योंकि बिना प्रयास के हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आपका क्लास आज का हुआ है या अन्य पिछली कक्षाएं हुई, वो सबका PDF जो आपका चैनल है सीटेट मंत्रा, इसके टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली उत्तर के साथ में उपलब्ध करवा देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आपको वहां पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उससे जुड़ जाना है और अपने PDF को प्राप्त कर लेना, और प्रश्न को दोबारा पढ़ना है, देखना है, समझना है कि मैंने किस रूप से समझा है। आपको एक बार में अगर कोई चीज़ समझने में समस्या होती है तो इस क्लास को दोबारा देखना है और आपको प्रयास करते रहना है। देखिए दोस्त, प्रयास ही एक ऐसी कुंजी है जिससे हम सफल हो सकते हैं। ठीक, अगर हम प्रयास करना छोड़ देंगे, ठीक है, अगर हम ट्राई करना छोड़ देंगे, अगर हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको ट्राई करते रहना है, हमको प्रयास करते रहना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको असफलता मिली हो, पिछले एग्जाम में बैठे हों उनको असफलता मिली हो, ठीक है, उसके जिसकी वजह से वो हतोत्साहित हों,
लेकिन आपको क्या करना है, प्रयास करते रहना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में फेल होना, असफल होना, सफलता पाना ये लगा रहता है। ठीक, इसकी वजह से जो रुक जाता है, जो कठिनाइयों को देख करके रुक जाता है, जो प्रयास करना बंद कर देता है, वही असफल होता है। लेकिन जो बार बार फेल होने से सीखते जाता है कि मेरी गलती क्या है, वही दोस्त सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है। आपने पिछले एग्जाम में क्या गलतियां की थी, उसको इस बार नहीं करना है। ठीक है, तब आप सफलता को पाएंगे। आपको प्रयासपूर्ण मेहनत करना है, अग्रसर रहना है, सकारात्मक रूप से अपने इस तैयारी को एक अच्छा परिणाम देना है। ठीक है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा आपको सफल बनाने के लिए। आपको खुद मेहनत करना है। एक आप ही हैं जो अपना दिन बदल सकते हैं, एक आप ही हैं जो अपना जीवन बदल सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो मेहनत करिए। मेहनत से बड़ा और शिक्षा से बड़ा कोई भी कुंजी नहीं होता है। और आपको तो सबसे बड़ी बात है कि इस पर खुश होना चाहिए कि आप किस लाइन में, शिक्षा के लाइन में आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। और एक शिक्षक बनना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही उल्लास का बात होना चाहिए, बहुत ही खुशी की बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्त देखिए, एक शिक्षक ही है जो किसी व्यक्ति के जीवन का निर्माण करता है, पूरे समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता होता है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए दोस्त, सफलतापूर्वक प्रयास करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बने रहिए सीटेट मंत्रा से। आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, प्रयास करते रहिए, सकारात्मक रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम कल की कक्षा में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार।